हेल्थ स्पेशल में हमारी आज की जो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत जिसको हमने दावत दे रखी है, हमारे साथ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहीना गुल तशरीफ़ रखती हैं और बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए थे। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक से पहले हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी की कि जो आम लेमैन की ज़रूरत थी, अब हम चूँकि ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो हम तो पहले ये चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को ये पता चले कि IVF इसका जो ट्रीटमेंट का स्टार्ट होता है वो कैसे होता है। बहुत से मरीज आके कहते हैं कि जी हमारा बच्चा नहीं हो रहा, IVF करें। देखें, IVF एक आखिरी सिरा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट IVF पे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। ठीक है, मेल का आपने सीमेन एनालिसिस कराया, फीमेल का एक अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल टेस्ट कराया। ठीक है, सही हुआ तो पेशेंट को हम पहले मेडिकेशंस पे डालते हैं। ठीक, यहाँ मेरा ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो मेडिकेशन हम साइकिल डे 2 पे देते हैं, माहवारी के दूसरे दिन वाली, ये हर बंदे को पता है। ठीक है, या आपके मोहल्ले में जो LHV के पास चले जाए, नर्सिंग के पास चले जाए, तो उनको भी पता है और वो देती हैं। और मरीज ने इवन कि IUI भी कर रही, हाँ IUI भी कर रही है, बिल्कुल, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हाउ डेंजरस है। अब वो जो आप नॉन स्टॉप ये बंटियां खा रहे हैं, ये दवाइयों को जब आप कैंडी समझ के खाते हैं, और पेशेंट जब हमारे पास एंड अप होता है तो अपना रिजर्व ऑफ द ओवरीज यानी अपना जखीरा अंडों का खत्म कर चुका होता है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो माहवारी के दूसरे दिन वाली दवाइयाँ ये रियल हार्मोन्स हैं। ठीक है, को डॉक्टर के कहने पे खाएं। ठीक है, ये साल में 2 या 3 दफा खिलाई जाती है, इससे ज्यादा नहीं खिलाई जाती। ठीक है, सो ये मेरा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है आज कि प्लीज किसी के कहने पे ये दवाइयाँ ना खाएं। सुनी सुनाई बातों पे सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल, और ये है नुकसानदेह। हमारे पास आए हैं पेशेंट्स, हम तो रोज देखते हैं ऐसी कहानियां कि जी मैंने तो साल ली हैं, अब जब हमने उनका टेस्ट कराए तो हमने कहा जी आपको तो अब IVF भी नहीं हो सकता, आपका जखीरा खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर जी हम पहले मेडिकेशन पे डालते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट उससे कंसीव कर गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो फिर फीमेल पार्टनर की इंटरवेंशन हम शुरू करते हैं, ट्यूबल पेटेंसी करते हैं, इधर लेप्रोस्कोपी या HSG कराते हैं। अगर फीमेल पार्टनर की ट्यूब्स ओपन है, ठीक, फिर हम पेशेंट को फर्स्ट ART प्रोसीजर जो है दैट इज IUI यानी इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कराते हैं। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन इज अ वेरी बेसिक OPD प्रोसीजर। पेशेंट मेडिसिन लेता है, 12वें दिन आता है, 12वें दिन हम पेशेंट का स्कैन करते हैं। अगर उसकी बॉडी में खर्चा फॉलिकल है तो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद वो पतले से कैथेटर के थ्रू औरत के यूट्रस में डाला जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस IUI है। ठीक, जो आपने कहा घरों में IUI होते हैं, अब अंडरस्टैंड करें कि वो जो IUI घरों में होता है उससे एनाफिलेक्टिक शॉक्स हो सकते हैं पेशेंट को। इसका रीजन ये कि अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया हुआ है कि वो सर्विक्स में एक ऐसी चीजें हैं जो स्पर्म में से एंटीबॉडीज को हटाता है। ठीक है, अगर आपने वो स्पर्म प्रोसेस ही नहीं किए और डायरेक्ट यूट्रस में डाल दिए तो पेशेंट को शॉक हो सकता है। सो प्लीज घरों में IUI ना करें, आप प्लीज प्रॉपर एक डॉक्टर के पास, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं ताकि आपका IUI हो। ठीक है, IUI में देखिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल स्पर्म्स को प्रोसेस किया और जब मैच्योर एग था तो हमने डाल दिए, यानी जो बीच में रुकावट थी उसको खत्म करके डायरेक्ट डाल दिया, क्योंकि ये जब सब कुछ ठीक होता है तो हम यही करते हैं। सक्सेस रेट ऑफ IUI इन द वर्ल्ड इज 20%। ठीक है, अगर पेशेंट कंसीव कर जाता है वेल एंड गुड, हम 6 महीनों में 3 से 4 IUI के साइकिल्स कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से पेशेंट नहीं कंसीव करता, या पेशेंट का अच्छा फॉलिकल ही नहीं बनता, या पेशेंट का जो सीमन एनालिसिस हो रहा है वो बहुत बॉर्डर लाइन पे है, यानी वो IUI के भी बॉर्डर लाइन पे, नॉर्मल से भी काफी कम है। ठीक है, या पेशेंट की एज बढ़ रही है, या पेशेंट खुद इतना एंशियस हो गया कि बस मैंने और टाइम नहीं वेस्ट करना, आई वांट टू जंप टू IVF, फिर हम पेशेंट को IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का मशवरा देते हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, IUI के क्या प्रोटोकॉल्स होंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, और IVF के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, अल्ट्रासाउंड है, या इस पे किस तरह वो पता चलेगा कि आप इसको हमने कन्वर्ट करना है IUI से IVF? देखो, IUI तो मैंने बता दिया कि सिंपल एक सीमेन एनालिसिस मेल का होता है, फीमेल का एक अल्ट्रासाउंड होता है, मेडिसिन लेती है, 12 डे पे IUI हो गया। ठीक है, अब हम उनका IVF पे कब कन्वर्ट करेंगे? अगैन अगर सीमेन एनालिसिस बॉर्डर लाइन है, अच्छी नहीं है, या हमने जो ट्यूब्स का टेस्ट कराया था वो कोई रिस्ट्रिक्टेड स्पिल है, यानी
तंग ट्यूबें हैं, फिर रिस्क ना ले। औरत की उम्र बढ़ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने कपल का मेंटल लेवल भी देखना है। अगर आपको लगे कि औरत डिप्रेशन में जा रही है, उस पर इतना प्रेशर है सास की तरफ से, माँ की तरफ से, मियाँ की तरफ से, मियाँ दूसरी शादी की धमकी दे रहा है, तो फिर मेरा ख्याल में कि IVF की तरफ चले जाना चाहिए रादर देन वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो ये तो एक डॉक्टर की असेसमेंट होनी चाहिए कि उस कपल को असेस करे। जब आप IVF पे आते हो तो IVF की काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। IVF टेस्ट ट्यूब बेबी एक महंगा इलाज है। ठीक है, सक्सेस रेट अराउंड द वर्ल्ड जब सब कुछ ठीक होता है तो 50% है, और ये 4 से 6 हफ्तों का इलाज है। उसमें आपके काफी ब्लड टेस्ट होते हैं, हस्बैंड के टेस्ट होते हैं, और फिर IVF का इलाज शुरू होता है। IVF में कोई कट नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई दाखला नहीं है। सिंपल साइकिल डे 2 से हम इंजेक्शन शुरू करते हैं। उन इंजेक्शंस की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। हर तीसरे चौथे दिन बाद TVS अल्ट्रासाउंड होता है, ये देखने के लिए कि क्या फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर औरत के जिस्म में अच्छे फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं तो फिर हम औरत को जर्नल एनेस्थीसिया देते हैं, उनमें से एग्स रिट्रीव करते हैं। ठीक है, उसी दिन हस्बैंड सीमेन एनालिसिस देता है और आपको एम्ब्रियोलॉजिस्ट टेक ओवर कर लेता है। क्लिनिशियन का काम यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट स्पर्म एंड एग की इक्सी करता है, एम्ब्रियो तैयार करता है। अच्छा एम्ब्रियो बने तो हम ईदर ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में, या हम अपने लैब में फ्रीज कर लेते हैं, जो 10 साल तक हमारे पास फ्रीज रहते हैं, रह सकता है जी। ठीक हो गया, दिस इज IVF। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम IVF की बात कर रहे थे, इसी दौरान में मैंने ये देखा कि अगर कोई शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसके लिए भी ये सेफ प्रोसेस है? शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हाई हो, प्रोलेक्टिन हाई हो, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो पेशेंट की, हम कोशिश करते हैं कि पहले उन मेडिकल कंडीशंस को ठीक किया जाए, यानी वो नॉर्मलाइज हो, कंट्रोल में हो। बिल्कुल। तो हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी मौजूद होते हैं, ना तो हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने फिजिशियन से करवा लो। ठीक है। सो योर BP, योर ब्लड प्रेशर और योर शुगर, हाई डायबिटिक, दे प्ले अ रोल। ठीक है। हाई शुगर ईदर इन वुमेन ईदर इन मैन, ठीक है, स्पर्म्स और एग्स की क्वालिटी को खराब करते हैं। ठीक है। सेम गोज फॉर ब्लड प्रेशर, स्पेशली जब आप इतने हाई डोज इंजेक्शन दे रहे हैं और वो रियल हार्मोन्स हैं, तो वो भी ब्लड प्रेशर हाई कर देता है। ठीक है। सो जिस पेशेंट का भी हम IVF करते हैं, हम पहले उनकी असेसमेंट करते हैं। ठीक है। हम अपनी भी असेसमेंट करते हैं, हम अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी असेसमेंट कराते हैं, हम अपने एनेस्थीसिया वालों से भी असेसमेंट कराते हैं, वेदर दिस पेशेंट इज फिट फॉर IVF और नो। अगर वो टीम वर्क, बिल्कुल एक टीम वर्क है जी, हमारी पूरी एक टीम है हमारे पास। अगर वो फिट है तब हम उनका IVF शुरू करते हैं, बिकॉज इट्स अ मल्टी स्टेप है ना। पहले हार्मोन्स देंगे, फिर उनके एग्स जर्नल एनेस्थीसिया देंगे, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, फिर अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तब भी तो ये सारी ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल होने चाहिए, वरना उसकी आने वाली प्रेगनेंसी सही नहीं होगी। एग्जैक्टली। सो अगर आप इतना महंगा इलाज कर रहे हो और इतना प्रेशियस बेबी है थ्रू IVF, तो उससे पहले मेडिकल कंडीशंस को नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये है कि ये सारा का सारा जितना भी प्रोसेस होता है, ये डे केयर प्रोसीजर्स है या पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है? अगेन IVF इज अ नॉर्मल OPD प्रोसीजर, कोई कट नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई दाखला नहीं है। आप हॉस्पिटल आते हो, जब अल्ट्रासाउंड के लिए आते हो तो 10 मिनट में हो जाता है अल्ट्रासाउंड एंड यू कैन गो बैक होम। जिस दिन हम एग रिट्रीवल करते हैं उस दिन हम आपको जर्नल एनेस्थीसिया देते हैं, इसलिए मरीज को कम से कम 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अदर देन दैट पेशेंट का कोई रात गुजारना नहीं है हॉस्पिटल में। और इम्पॉर्टेंट यस, IVF में कोई बेड रेस्ट नहीं है, IUI में भी कोई बेड रेस्ट नहीं है। ठीक है, आप अपने काम उसी तरह, बिल्कुल आप घर जा सकते हो, आप आराम से अपने सारे एवरीडे के काम, रोजमर्रा के काम कर सकते हो, आप सफर कर सकते हो। सो देयर इज नो बेड रेस्ट इन इट, क्योंकि पेशेंट बहुत आके फिर उनको भी प्रॉब्लम होती है, लाहौर में रहना है, 4 दिन रहना है, 5 दिन रहना है, सो नो देयर इज नथिंग लाइक दैट। रेजिडेंसी के बड़े इश्यूज होते हैं, एक्सपेंस बहुत बढ़ जाती है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कोई बेड रेस्ट नहीं है, वो आराम से मोटरवे है जी, गाड़ी में पीछे की सीट पे लेट जाए और जा सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, TVS की आपने बात की, TVS और पेल्विक स्कैन जो होता है, दोनों में डिफरेंशिएट किस तरह हमारा पेशेंट करेगा? देखो पेल्विक स्कैन तो अब मैं वाकई मतलब थ्रू योर चैनल आई वांट टू सी कि एब्सोल्यूट हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जब भी औरत का अल्ट्रासाउंड के लिए आपको आए तो आपने करना ही ट्रांसवेजिनल स्कैन है। ठीक है, TVS के नाम से। TVS के नाम से जो ट्रांसवेजिनल स्कैन यानी अंदरूनी अल्ट्रासाउंड, बल्कि गांव से जो हमारे पास लोग आते हैं छोटे शहरों से, वो इसको बड़ा अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ठीक है। सो वही करना है, क्योंकि छोटा तो उन्होंने गली मोहल्लों से, एग्जैक्टली। उसका रीजन ये है कि एक हमारी बॉडी बिल्ट, पेट के नीचे इतनी चर्बी होती है, कुछ नजर नहीं आता।
ठीक है। प्लस फर्टिलिटी में हमने ओवरीज को बड़ा गौर से देखना है कि क्या अंडे हैं, रिजर्व्ड हैं, कोई फॉलिकल है कि नहीं। वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे नहीं नजर आएगा। बेहतर है कि टीवीएस करें। डायरेक्ट आप टीवीएस पे। टीवीएस के सिर्फ जी 2 कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। एक पेशेंट आपको कंसेंट नहीं दे रहा, तो अगर पेशेंट कह रहे मैंने टीवीएस नहीं करवाना तो यू कांट फोर्स द पेशेंट। ठीक। दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन है इफ द पेशेंट हैज नेवर कंज्यूमेटेड मैरिज। ठीक है। फिर आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो फिर जाहिर बात है अनकंज्यूमेटेड मैरिजेस में तो हम नहीं करेंगे। इन 2 के अलावा देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू टीवीएस। पेल्विक ब्लीडिंग हो, इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, आपने करना ही टीवीएस है। और उसमें हर चीज जो है प्रॉपर तरीके पे आपको बहुत अच्छी नजर आती है। इवन आप 5 वीक का बेबी बहुत अच्छा देख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बट आईवीएफ के लिए जब हम जाते हैं, ये सारे प्रोसेस से पेशेंट गुजर गया, अब उसने कंटिन्यू जिस प्रेगनेंसी को लेके चलना है, उसके साथ साथ उसको कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और कितनी दफ़ा ब्लड टेस्टों की जरूरत पड़ेगी उसको? ये तो बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम बाहर रह रहे हों तो हमारे तो गिन के 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं टोटल थ्रू आउट। क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, हर चीज तो अवेलेबल है, हमें पैसे दो और अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो यहाँ तो औरत हर महीने कराती है अल्ट्रासाउंड। ठीक है। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसके 10 दिन बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये देखने के लिए कि क्या बच्चा इनसाइड द यूट्रस है कि नहीं, कहीं एक्टोपिक तो नहीं है। ठीक है। और उसमें हार्ट बीट भी कंफर्म हो जाती है। दूसरा अल्ट्रासाउंड हम 12वें हफ्ते पे जाना जरूरी है। ठीक है। तीसरा अल्ट्रासाउंड हम करते हैं 19 वीक पे। ठीक है। यानी 5वें महीने पे। ठीक है। ताकि हम देखें कि एनॉमली स्कैन उसको कहते हैं, हेड टू टू बेबी देखना होता है कि वो नॉर्मल बना है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद किसी अल्ट्रासाउंड की आइडियल सिचुएशन में जरूरत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आपका 8 या 9 मंथ शुरू हो जाए। ठीक है। लेकिन क्योंकि पेशेंट को डिपेंड करता है कि उसको कितनी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में। अगर वो शुगर ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, खुदा ना खास्ता कोई और मर्ज है, या उसको कभी बेबी की मूवमेंट्स नहीं फील हो रही हैं, तो वो कभी भी अपना अल्ट्रासाउंड करा सकती है, नुकसान नहीं है। हाँ, रोजाना ना कराए, लेकिन वो महीने में 1 दफा स्कैन फॉर हार्ट बीट जरूर करा सकती है। ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हेपेटाइटिस के, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कराने, और यूरिन, ये बहुत कराने हैं अपने पहले ही विजिट पे। ठीक है। ठीक है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो पहले विजिट पे। उसके बाद 5वें महीने पे 26 वीक पे ब्लड शुगर्स चेक होते हैं पेशेंट के। ठीक है। और उनके ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा किसी ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं होती। फिर आखिर में पैदाइश से पहले हीमोग्लोबिन आप करा सकते हैं, ब्लड ग्रुपिंग दोबारा सिर्फ कंफर्मेशन के लिए करा सकते हैं, दैट्स इट। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आईवीएफ के बारे में लोगों का ये ख्याल होता है, लोग ये समझते हैं कि ये नॉर्मल बच्चा डिलीवर नहीं हो सकता, हमें सी सेक्शन पे ही जाना पड़ेगा, तो क्या ये मिथ है या इसमें कोई रियलिटी भी है? एक दफा जब अब प्रेगनेंसी हो जाए आईवीएफ से, आईयूआई से, किसी भी दवाई से, वो एज ए नेचुरल प्रेगनेंसी ही चलती है। ठीक है। उसमें प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चे की नॉर्मल एबनॉर्मल होना, ये सारी चीजें एज ए नॉर्मल प्रेगनेंसी ही चलती है। जिस तरह दूसरी प्रेगनेंसी में हो सकता है, इसी तरह आईवीएफ में भी हो सकता है। अब उसमें हम सी सेक्शन क्यों कहते हैं? ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि आप सी सेक्शन करो, क्योंकि बहुत प्रेशियस बेबी है। ठीक है। बहुत लाडला बच्चा है, बहुत मुश्किल से ये प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है। तो आपको भी पता है कि जब औरत नॉर्मल लेबर पेन्स लेती है तो बच्चे पे भी स्ट्रेस आता है। ऐसे सिजेरियन 5 मिनट में कट किया, बच्चा निकाल दिया। ठीक है। सो यू हैव टू कंपेयर कि वजन कितना है। अगर एक किसी औरत को 10 साल बाद बच्चा हो रहा है, ठीक है, और किसी औरत को बड़ी मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई है, या ट्विन प्रेगनेंसी है, या डॉक्टर जूनियर है, सीनियर नहीं है, देन आई वुड रिकमेंड के जी सी सेक्शन पे। लेकिन अगर आपका डॉक्टर बहुत स्ट्रांग है और अच्छा लाइक फाइक डॉक्टर है, वो कह रहा है कि मैं नॉर्मल मैनेज कर लूंगा, या फिर आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी चली है, तो फिर उसको आप नॉर्मल डिलीवरी भी करा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी है, या आपका डॉक्टर ही बताएगा कि सिजेरियन करना चाहिए कि नॉर्मल करना चाहिए। लेकिन अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो ये प्लीज मैं बताना चाहूंगी कि अच्छे अस्पताल से अपनी डिलीवरी, अच्छे डॉक्टर से अपनी डिलीवरी लाजमी कराएं, क्योंकि बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी है। दैट्स इट। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आईवीएफ के दौरान, आईवीएफ आपने हो गया, कंसीविंग हो गई, आगे प्रेगनेंसी को लेके चल रहे हैं, इस दौरान में कैल्शियम का इस्तेमाल, आयरन का इस्तेमाल, विटामिन्स का या मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कितनी देर कंटिन्यू रखना चाहिए या कब से स्टार्ट करना चाहिए?
मैंने जैसे बताया कि हम शुरू में मल्टीविटामिन दे देते हैं। फॉलिक एसिड हम हर औरत को देते हैं। याद रखो, फॉलिक एसिड जो है वो उस माँ के लिए नहीं है, उस आने वाले बच्चे के लिए। ठीक है। फॉलिक एसिड हम देते हैं 12वें हफ्ते तक। ठीक है। 12वें हफ्ते पे हम फॉलिक एसिड बंद करा के हम कैल्शियम, यानी 12वें हफ्ते में अगर हम बात करें तो 3 मंथ्स पे एग्जैक्टली 3 महीने पे हम फॉलिक एसिड देते हैं। 3 महीने पे जब चौथा महीना शुरू होता है तो आयरन और कैल्शियम आप देते हो। ठीक है। और फिर ये थ्रू आउट चलते हैं, ये बच्चा पैदा होने के बाद भी चल सकता है। ठीक है। इसके दौरान आप कोई भी मल्टीविटामिन दे दो, लेकिन जो जरूरी है वो कैल्शियम और आयरन ही है। ठीक है। और ये दोनों इकट्ठे भी नहीं लेने। एग्जैक्टली मैं भी यही बात कर रही थी कि आयरन जो है ना वो कोशिश करें शाम को लें, कैल्शियम सुबह लें, क्योंकि आयरन को हम किसी डेयरी प्रोडक्ट्स यानी चाय दही के साथ नहीं ले सकते हैं। ठीक है। या आयरन बहुत अच्छा असर करती है अगर आप नहार मुंह ले तो। ठीक है। तो आयरन आप नहार मुंह ले लें, कैल्शियम आप उसके 2-3 घंटे बाद ले लें, लेकिन ये शुरू चौथे महीने पे ही होती है और फिर आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी दौरान में अगर हम डाइट की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, आज के दौर की अगर हम इस मौसम की बात करें तो पिन्नियों का इस्तेमाल, पंजीरियों का इस्तेमाल, क्या वो बच्चों के लिए सेफ होता है? बिल्कुल जी। डाइट का इस्तेमाल तो औरत को हमेशा प्रोटीन डाइट पे ज्यादा रहना चाहिए। विद योर चैनल आई वांट टू कन्वे कि जब औरत कंसीव कर जाती है तो उसको बड़े कहते हैं कि जी आपने ज्यादा खाओ, क्योंकि अब तो 2 का खाना है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो औरत को आप इतना खिला देते हैं कि वो एंड अप हो जाती है डायबिटिक मदर में। ठीक है। सो प्लीज औरत को एक नॉर्मल डाइट, एक बंदे का खाना दें जो उतना लें जितना डाइजेस्ट हो बिल्कुल, और जितना उस औरत की रिक्वायरमेंट है, जो प्रेगनेंसी से पहले खाती थी वही खाएं। वो जो बच्चा उसके अंदर ग्रो कर रहा है वो स्मार्ट है, वो बच्चा ब्लड से अपनी पूरी खुराक ले रहा है, उसको जितनी चाहिए वो अंदर से ले सकता है। तो बड़ी इस पे एक रिसर्च भी हुई थी कि अगर आप माँ को कुछ भी ना देना तो माँ कमजोर हो जाती है, बच्चा नहीं कमजोर होता। ठीक है। तो बच्चा अपनी खुराक ले रहा है, लेकिन बराए मेहरबानी विद योर चैनल आई वांट टू से कि ये डब्बे के जूस और फ्रूट चाट और ये सारी जब हम माओ को खिलाते हैं, 2-2 रोटियां खिलाते हैं, तो होता क्या है कि उसकी शुगर लेवल हाई हो जाती है, वो माँ डायबिटिक हो जाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, पानी की मिकदार पेट में ज्यादा हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस में जा सकती है। सो नॉर्मल रेगुलर एक बंदा, जो औरत जितना खाती है उतना ही खाना देना है, ज्यादा खाना नहीं देना। थ्रू आउट प्रेगनेंसी अगेन प्रोटीन डाइट ज्यादा लें, फाइबर ज्यादा लें ताकि माँ कॉन्स्टिपेटेड ना हो। रेगुलर अपनी वॉक रखें थ्रू आउट प्रेगनेंसी जी, कोई बेड रेस्ट नहीं है। स्पेशली 9 मंथ पे तो औरत जितना वॉक करे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डिलीवरी में आसानी होती है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने बड़ी खूबसूरत और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की। डॉक्टर साहब हमारे पास आखिरी 2 मिनट है। डॉक्टर रोहिना गुल का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? पब्लिक के नाम तो ऑफ कोर्स इतनी बातें हो गई, बट आई वांट टू स्प्रेड अ मैसेज। जब शादी हो जाती है तो एंजॉय योर शादी। प्लीज उस शादी को डिप्रेशन में ना लेके जाएं कि मेरी अम्मी, मेरी सास, मेरी बहनें क्या कहेंगी। 6 महीने तक उस शादी को एंजॉय करें। अगर आपको बच्चा नहीं होता तो प्लीज किसी भी इधर उधर लोगों के पास जाने से बेहतर है एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। अब तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा आ गया, आप उस डॉक्टर के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी बात की, दोबारा भी बात कर रही हूँ, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। रोजाना ऐसे मरीज हम देखते हैं जो हमारे पास आते हैं जिन्होंने सेल्फ मेडिकेशन की होती है और उनका बिल्कुल सीमन एनालिसिस या 0 हो चुका होता है, या हमें मरीज को कहना पड़ता है कि जी आपके जिस्म में तो अंडों का रिजर्व खत्म हो चुका है, अब आपका कोई इलाज नहीं हो सकता। सो अंडरस्टैंड, सेल्फ मेडिकेशन प्लीज ना करें, एक राइट डायरेक्शन में जाएं। शादी हो गई, उसको 6 महीने एंजॉय करें और फिर डॉक्टर के पास जाना शुरू करें। डॉक्टर साहब लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे करें? IG work in Hamid Latif Hospital, Lahore. You can visit there as well, Dr. Rohina Gul. Also, I have social accounts, Instagram, Facebook, TikTok. इस पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं और I think we'll share the number as well, जो मेरे असिस्टेंट का नंबर होगा, so you can approach me. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपने गुफ्तगू की और बड़ा समराइज़ किया है इसको अच्छे अंदाज में। हम इंशाल्लाह दोबारा भी कोशिश करेंगे कि सीरियल वाइज इस बाकी बातें जो रह गई उसको हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल के अंदर हमने मर्दाना बांझपन और जनाना बांझपन, मेल फीमेल सब फर्टिलिटी के ऊपर हमने बात की, इसके प्रोसीजर्स के ऊपर बात की, तरीकाकार क्या होता है, कब आपने डॉक्टर को विजिट करना होता है, लाइफस्टाइल आपका क्या होना चाहिए, डाइट हैबिट्स आपने क्या रखनी होती है, IUI क्या है, IVF क्या है, TVS क्या है,
इन सारे मामलों पर हमने मुदल्लल गुफ्तगू की, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की। और आप जितने भी लोग हमें देखेंगे या देख रहे हैं या कभी भी हमें सर्च करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आए, अपनी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपकी थॉट्स हैं आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो हमारी आवाज़ को और हमारे इस प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक नए गेस्ट को अप्रोच करें और नए आपके सवाल जो आपके साथ दोबारा हाजिर हों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।